चलिए भाई, आज आपकी जो है सेकंड क्लास। ठीक है, अभी तक हमने जो है कुछ रूल्स देखे थे, क्वेश्चन देखे नहीं हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बाद जो है हम एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज इसमें जो है कम क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल और एक्सरसाइज मिला के दोनों क्वेश्चन मैं कंबाइन करा दे रहा हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से मिल जाए। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आपका, लेकिन ये है कि 10 नंबर तो कम से कम 10 नंबर कम तो है नहीं, क्योंकि 50 नंबर में आप 10 नंबर पा जा रहे हैं एक चैप्टर से, तो ये एक बड़ी बात है। ठीक है, और वहाँ से एक सेक्शन हमारा कवर हो जाता है। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, बीएससी थर्ड ईयर के लिए भी, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए भी, दोनों के लिए है। और जितना मैं बता रहा हूँ इतनी की गारंटी तो दे सकता हूँ कि जहाँ तक है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के जो क्वेश्चन है उसी में से आपके आ जाएँ। फूरियर के भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आप पीछे जो है इसका पहले जो वीडियो पढ़ा है उसका आप देख सकते हैं। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूँ, ताकि जो पेपर में आपके पास आने की संभावना मैक्सिमम होती है। कुछ चैप्टर्स के कलेक्शन होते हैं जहाँ से आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो है मैं चाहे जहाँ से दे दिया। हाँ, अब यह है कि उस मेथड क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, अगर पॉइंट चेंज हो रहा है, आप उसको चेंज ना कर पाए, नहीं पढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो आपके पास है। ठीक है, बस आप ध्यान से पढ़ाई करिए, और पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ ध्यान दीजिए कि प्रैक्टिस भी आपके साथ होनी चाहिए। क्योंकि परीक्षा का टाइम जो होता है वहाँ पे जो है आपका दिमाग खुद ही प्रेशर में होता है, और प्रेशर में जो है गलतियाँ होने की संभावना रहती हैं। ठीक है, तो प्रेशर ना लीजिए, टेंशन मुक्त रहिए, तभी जो है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पूरे क्वेश्चन आराम से लगते हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ों में गलतियाँ ज़्यादा होने की संभावना होती है, और आप गलती करके अपना नंबर कटवा लेते हैं। तो गलती ना करें, जिससे नंबर आपका ना कटे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप पूर्णांक में पूर्णांक पाएँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट द शॉर्टेस्ट कर्व ज्वाइनिंग टू फिक्स पॉइंट। कह रहा है कि कोई शॉर्टेस्ट कर्व है, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट के कर्व के बीच का जो डिस्टेंस है, वह स्ट्रेट लाइन जो बन रहा है उसके बारे में हमें शॉर्टेस्ट कर्व के बारे में डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, कोई अगर एक पॉइंट्स हैं अगर, तो कोई पॉइंट तो होंगे ही। ये मान लिया x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमारे पास दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला भी पता होता है, लेकिन वो छोटे बच्चों के लिए होता है। हमें इसे किस में फाइंड करना है? कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। लेट देयर बी, इसी को जो है लिखते हैं, लेट देयर बी एनी कर्व ज्वाइनिंग टू, एनी कर्व ज्वाइनिंग टू फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट ए एंड बी, फिक्स्ड पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, आल्सो लेट यस बी द आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, ये जो हमारे पास आर्क बन रहा है यही हमारे पास क्या हो गया? आर्क लेंथ। इसको हमने क्या मान लिया? यस। ठीक है, आर्क लेंथ ऑफ द कर्व। ठीक है, अब आर्क लेंथ के लिए हमने जो है फॉर्मूला आपको बताया था, यस इक्वल टू x1 से x2 डी यस, और डी एस की वैल्यू क्या होती है? डी एस क्या होता है बाबू? डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी, या इसको हम ये भी लिखते थे कि अगर यहाँ डी एक्स हम कॉमन ले लें इंटीग्रेशन में, तो यहाँ अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा बाबू? ये डी सॉरी 1 डी वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? बाहर जाएगा तो डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो डी एक्स के साथ हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x1 से x2, और डी एक्स की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं बाबू? 1 डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये डी एक्स आपका बाहर रहेगा, क्योंकि इस होल अगर जो है इसको अंदर लिख रहे हैं तो होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है, या इसको मैंने आपसे कहा था लिखने के लिए कि जो डी वाई अपान डी एक्स है, इसको वाई डैश का भी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इससे हम ये भी कहे थे कि अगर यह टर्म हमारे पास आ रहा है तो इसको और छोटे फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? पूरे को हम कुछ मान लें अगर, तो एफ वाई डैश डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि फंक्शनल के रूप में ही हमें काम करना था।
1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। ये तो कुछ नहीं, अभी तो ये चीज़ बताया गया है डीएस के बारे में। अब हम चलते हैं इस चैप्टर में, जो हमारे पास है एलर्स फार्मूला, उस फार्मूले को यूज करते हुए हम शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करते हैं। आई बात समझ में? लिखना, द कंडीशन दैट द कर्व between A and B be the shortest path is that the integral equation इसको बना लो फर्स्ट, इक्वेशन बी फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बी मिनिमम। ठीक, देयरफॉर द एलर इक्वेशन क्या बताया था? डेल एफ अपान डेल वाई माइनस डी अपान डी एक्स ब्रैकेट में डेल एफ अपान डेल वाई डैश इक्वल टू 0, यही बताया था ना। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? डेल एफ अपान डेल वाई को 0, देन सिंस एफ इज इन डिपेंडेंट ऑफ y, that is del f अपान del y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा? जब ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0, तो ये जब 0 हो गया तो हमारे पास यही तो बचा, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जब ये बचा तो इसको हम, ये डेल है, अब ये डेल है, वाई डैश के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या बचेगा? डी अपान डी एक्स डेल एफ अपान डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट हम इसको ये लिख सकते हैं, डेल एफ अपान डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या? कांस्टेंट से, कांस्टेंट कुछ मान लें, सी मान लिया से। ठीक है, एफ की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी थी यहाँ पे? 1 प्लस वाई डैश। ठीक है, डेल अपान डेल वाई डैश, इसकी वैल्यू थी अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी। अब देखो वाई डैश में यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी करना है, वो भी पार्शियली। ठीक है, तो किसी रूट का टर्म जब हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते तो क्या मिलता था हमें? 2 वाई डैश। ठीक है, और अंडर रूट में 2 के साथ यही टर्म हमारे पास मिलता था जो भी हम जो है रूट का हम डिफ्रेंशिएशन करते थे। क्यों? सी, कांस्टेंट सी माना, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट आया 2 वाई डैश अपान अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी। ठीक है, अब ये इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जो है साथ में हम स्क्वायरिंग भी कर ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वाई डैश का स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ये बात समझ में आई? हाँ, अब ये क्या हो जाएगा बाबू? इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं सी के रूप में, वाई डैश, इसमें कॉमन ले लिया हमने वाई डैश को, वाई डैश स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये इधर आ जाएगा तो वाई डैश की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ तक वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब ये पूरा क्या है? जो भी मैंने वैल्यू इधर जो है सॉल्व किया है, ये पूरा क्या है? कांस्टेंट ही तो है। अगर इसको रूट में भी करेंगे तो भी तो कांस्टेंट ही बचा रहेगा। तो कांस्टेंट कोई और कांस्टेंट ले लेते हैं इसको। ठीक है, कांस्टेंट अगर मान लो इसको रूट में भी कर दिया हमने,
1 माइनस सी स्क्वायर, इस पूरे कांस्टेंट को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं ए, ठीक है। तब ये क्या हो गया, वाई डैश इक्वल टू ए, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ही तो ए लिखा जा रहा है। हाँ, कोई और टर्म है नहीं ना। अब यही चीज़ हमारे पास क्या मिलेगा, डी वाई इक्वल ए डी एक्स लिख सकते हैं। हाँ, और हमें कर्व निकालना है ना, कौन सा कर्व है, तो कर्व निकालने के लिए हमें जो है डिफरेंशिएशन दिया है। अब कर्व कैसे मिलेगा, इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा हमें। तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग, बोलो समझ में आया, y इक्वल टू ए एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ d मान लेते हैं क्योंकि c मान चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास कर्व आया, ठीक। तो ये कर्व कैसा है, ठीक है, वेयर d इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, या कांस्टेंट भी आप राइट कर सकते हैं। आई बात समझ में। अब ये कर्व कौन सा मिल रहा है, ये कौन सी लाइन है, ये कर्व से जो लाइन बन रही थी, दोनों बीच की बिंदुओं को मिला रही थी, कौन सा है, वह एक लाइन मिल रही है। वो कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अगर हम कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, सेम ऐसा ही कुछ मिल रहा है ना। हाँ, तो लिखिएगा, इधर हो गया है, लिखिएगा विच इज स्ट्रेट लाइन यही फाइंड करना रहेगा हमें और कुछ नहीं। विच इज द स्ट्रेट लाइन द कांस्टेंट a and d can be determined in terms of the coordinate of the end point A and B as the curve passes through these points. Hence, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट ए बी को जो मिला रहा है, ठीक है। और ज़्यादा इसमें ये नहीं कि जो सर बताएं बस वैसे ही, तो यहाँ पे अपना लैंग्वेज आप देंगे जिस तरह से भी, नहीं तो फिर वही दिक्कत ना हो, ठीक है, कि हम बोल रहे हैं शॉर्टेस्ट, आप थर्ड ईयर में है पता ही होगा, पाथ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। बस ये पूछ रहा था कि वह कैसा है, क्या चीज़ है, जो लाइन है कैसी लाइन है, ठीक है। इज अ स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ में, यहाँ तक समझ में आया। चल इसी पे जो है दूसरा है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। शो दैट द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ कर्व y इक्वल टू वाई एक्स अबाउट एक्स एक्सिस इज 2 पाई x1 से x2 y, और ये जो आपका लेंथ के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। हैंस सो दैट फॉर दिस टू बी मिनिमम द कर्व मस्ट बी कैटेनरी होना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है, या दूसरी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एमंग ऑल द कर्व ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 फाइंड द वन विच जनरेट द सरफेस द मिनिमम आर द रोटेट अबाउट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के परिता जो है वह रोटेट करे। चलिए फिगर देखते हैं कैसा हो सकता है, ठीक है। मैं छोटा छोटा बनाना था, चलो कोई बात नहीं। ये 3 पॉइंट्स हैं,
ये जैसे छिन्नक तुम लोग हिंदी में पढ़े होगे, फ्रस्टम, यस पी बी x2 y2 2 पॉइंट आपका गिवन है। ये जो लेंथ मिल रही है ये मान लिया ds y, और ये मान लेता हूँ x एक्सिस है, ये मान लेता हूँ y एक्सिस है। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये कैसा होना चाहिए। ठीक, सॉल्यूशन, लेट द पॉइंट A x1 y1 and B x2 y2 be extremities of any curve, rotate about x एक्सिस। y एक्सिस क्या होता तो ये फिगर क्या होता, बदल जाता। ठीक है, x एक्सिस के परिता जो है रोटेट कर रहा है, तो x के परिता ही हमने बनाया भी है, x अबाउट टू x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस कंसीडर एन elementary arc ds at the point p x y of the curve, then the surface area of revolution is given by s equal to 2 pi y ds is equal to integrate 2 pi y ds upon dx। इस dx को और भी हम लिख सकते हैं 2 पाई x1 to x2 y अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx। ठीक है, इसको मिनिमम के लिए हमें सॉल्व करना है। ये हो जाएगा y अंडर रूट में है, दिस हैज़ टू बी मिनिमम, ठीक है, आगे लिखेंगे सिंस f इक्वल 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, therefore the Euler equation reduces to f minus y dash df y dash इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या वैल्यू रख दो, f की वैल्यू कितना हमने मान लिया है y अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश डेल वाई डैश, f की वैल्यू हो जाएगी y अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू
कांस्टेंट। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा अब? इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश के स्क्वायर में माइनस वाई डैश, ये हमारे पास इंटीग्रेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश के लिए। रूट में वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा? अभी अभी हमने सॉल्व किया है। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, ये कांस्टेंट हो जाएगा, वाई कांस्टेंट हो जाएगा। तो वाई इसका हो जाएगा 2y डैश अपान 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये कैंसिल, इक्वल टू सी। ठीक है, सी से कांस्टेंट है। ठीक, अब हम क्या लिख सकते हैं? ई वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा। ये देखो यहाँ पे 2 कैंसिल, वाई डैश का स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश का, वाई इंटू वाई डैश कटेगा क्या? ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो वाई 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश का स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी। हाँ, ये वाला कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो ऊपर सिर्फ बचेगा वाई अपान अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी। आई बात समझ में? अब इस सारे फंक्शन को हम बदल दें किसमें? सी में, या फिर पहले स्क्वायर करें तभी कुछ बनेगा। स्क्वायरिंग वाई स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, या वाई डैश की वैल्यू हो जाएगी वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू, इसको सी को अपान में लेके आए, वाई स्क्वायर सी स्क्वायर या 1/c अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इतना आया समझ में? कुछ नहीं किया हूँ, सिर्फ अलग किया हूँ। ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल एंड इसको ये भी लिख लो तब सेपरेट करो। डी वाई अपान डी एक्स लिख सकते हैं 1/c अंडर रूट वाई माइनस सी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, उसको इधर लेके जाओ, सेपरेट कर लें, फिर इंटीग्रेट करते हैं। डी वाई अपान अंडर रूट वाई डैश कहाँ से हो गया? वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर सी स्क्वायर 1/c डी एक्स इंटीग्रेटिंग, ई किसका फार्मूला हो जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर का। ठीक है, कॉस का आता है ना, कॉस हाइपरबोलिक का, हाइपरबोलिक कॉस इनवर्स वाई बाई सी बनाएगा। और इधर क्या मिलेगा? यक्स सी को भी इसी तरह साथ कर लें तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो थोड़ा और आसानी होगी। इसका करेंगे तो यक्स और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ए, वेर ए इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब कह रहा था कैटनरी के लिए, तो कैटनरी का फार्मूला y इक्वल टू होना चाहिए, तो y इक्वल टू बदलते हैं इसको। कैटनरी का वैसे दिख रहा है, ठीक है, आप पढ़े होंगे 12 इसके पहले 12th में कह रहा हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा, पहले तो कॉस को लेके जाएंगे तो y बाई सी हाइपरबोलिक कॉस यक्स प्लस ए, या y इक्वल टू सी हाइपरबोलिक कॉस यक्स प्लस ए। ठीक है, विच इज कर्व, नहीं, विच कर्व इज कैटनरी। कैटनरी का इक्वेशन है, आप लोग पढ़े होंगे बीएससी पार्ट 2 में। ठीक है, अरे यहाँ तो सी भी बचा है, तो ये अपान में हो जाएगा, एक सी के अपान में जाएगा ना, ये तो फार्मूला वाला हुआ।
ये जो उधर अपान में सी, ये वाला सी, तब नहीं कास जाएगा उधर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल। पहला क्वेश्चन दिया है 0 to x1 x प्लस वाई डैश इंटू वाई डैश डी एक्स। पहला सॉल्व करते हैं। अब ये जो वैल्यू हमारे पास दिया गया है वह एफ की वैल्यू है। ठीक है, तो एफ की वैल्यू हो गई हमारे पास एक्स वाई डैश वाई डैश। आई बात समझ में। अब यहाँ पे जो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वैल्यू है, वो कौन सा है, वाई के रूप में है ना। अब वाई के रूप में हम निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, एलर इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे द विच इज इंडिपेंडेंट वाई में इंडिपेंडेंट है ना, दैट इज डेल एफ अपान डेल वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। एफ की वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो डेल एफ अपान डेल वाई वैल्यू क्या हो गई, 0 मिल जाएगी ना। और इधर इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, डेल वाई अपान डेल हैंस द एलर इक्वेशन ऑफ कह रहा हूँ डेल एफ अपान डेल वाई माइनस डी अपान डी एक्स डेल एफ अपान डेल वाई डैश की वैल्यू 0। ये वैल्यू 0 मिल गई क्योंकि वाई में इंडिपेंडेंट है, तो वाई का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स डेल एफ अपान डेल वाई डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वैल्यू 0 माइनस उधर गया तो भी 0 वैल्यू मिल गई हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ की वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे, क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स। ठीक है, डेल एफ की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया, एक्स प्लस वाई डैश अपान डेल वाई डैश की वैल्यू 0। अब इसको हम जो है वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, कितना मिलेगा हमारे पास, देखो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में तो कुछ होना नहीं है, तो एक्स का तो हमारे पास कोई वैल्यू ना मिलने वाली है। ठीक है, आई बात समझ में, क्योंकि वाई डैश है हमारे पास तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन लागू होगा। तो वाई डैश के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, सेकंड फंक्शन का वाई डैश के रिस्पेक्ट में तो 1 प्लस वाई डैश, फिर वाई डैश का होगा तो 1 हो जाएगा क्योंकि एक्स का 0 वाई डैश का 1। अब और ये क्या हो गया, 0 और कुछ मिलेगा, तो एक्स प्लस सॉरी कांस्टेंट के लिए था ना, वैल्यू कांस्टेंट के लिए मिलनी चाहिए थी, क्यों। अब ये वैल्यू मिला हमारे पास डी अपान डी एक्स इक्वल टू 0। आई बात समझ में इतनी। अब हम क्या करते थे, ये क्या हो जाएगा, पहले इसको हम राइट करें, डी अपान डी एक्स प्लस 2y डैश इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर लेंगे, हाँ इंटीग्रेट। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 2y डैश इक्वल टू c, क्यों, और कुछ मिलेगा, y डैश की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे सिर्फ, तो हमारे पास हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -x/2 प्लस c/2, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, y डैश इज इक्वल टू माइनस का x/2 प्लस c1, वेर c1 इज इक्वल टू
C/2। आई बात समझ में। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आंसर हुआ ना C1 C2 के रूप में। नोट कर लीजिए। वाई डैश को क्या लिख सकते हैं हम, dy/dx लिख सकते हैं, अधिक से अधिक हम एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, C1 के स्थान पर C/2 लिख दिया हूँ और कुछ नहीं। C/2 को एक कांस्टेंट मान लिया ना। हाँ C1 तो लिखा हूँ। अच्छा यहाँ पे ठीक। चलिए दूसरा देखते हैं। ठीक है, अब हमें जब y निकालना है फंक्शनल के रूप में, क्योंकि फंक्शन क्या था, ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy इक्वल टू माइनस, या फिर इसको ऐसे लिख लो C1 माइनस x/2 dx इंटीग्रेट y इक्वल टू C1x माइनस x/4 2 होगा ना x² प्लस C2। इस फंक्शन, यही हमारा क्या है, फंक्शन है, इसी फंक्शन का ये फंक्शनल हमें मिला था। क्या कुछ अलग लिखा हूँ क्या, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमें देखना पड़ेगा क्योंकि y के लिए नहीं, फंक्शनल भी हमें फाइंड करना है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे टर्म हमारा चेंज है, यह की वैल्यू y डैश का स्क्वायर है अपान x³ है, बाकी सारे टर्म सेम है, यहाँ तक कुछ नहीं डिस्टर्ब करना है। यहीं पे f की वैल्यू हमें अलग लिख देनी है, y डैश का स्क्वायर अपान x³। ठीक है, अब ये टर्म हमारे पास सिर्फ चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम है। f की वैल्यू हमने रखा, ये भी इंडिपेंडेंट है, सब में इतना सारा टर्म सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे टर्म आपका ये चेंज हुआ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y डैश अपान x³ इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट तो हो जाएगा 2y डैश अपान x³ इक्वल टू c। ठीक है, अब ये हो जाएगा y डैश की वैल्यू c x³/2 या dy अपान dx की वैल्यू हो जाएगी c x³/2। ठीक है, अब क्या करना हमें, यहाँ से dy को c/2 x³ dx, अब इसको हम एक बार और इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा c x⁴/4 प्लस c1, y इक्वल c x⁴/8 प्लस c1, या फिर ये c/2 को हम जो है कोई नया कांस्टेंट भी मान सकते हैं। ठीक है, तब मानेंगे अगर तो फिर एक टर्म यहाँ पे चेंज होने की संभावना रहेगी। ठीक है, c1 या c2 के रूप में हम वहाँ राइट कर सकते हैं, अगर 2 हम उस तरफ कर देते हैं तब। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास यही आंसर हो जाएगा c1 x⁴ के रूप में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा वाला। आई बात समझ में। तीसरा वो सेम प्रोसेस है सब में, सिर्फ मुझे यह बदलना है। ठीक है, यह सिर्फ यह बदलना है। ध्यान देना, यफ की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 प्लस x² y डैश। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस x² y डैश
वाई डैश इक्वल टू 0। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश सेकेंड का 1 प्लस दूसरा फिर ये वाई डैश हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0, या इंटीग्रेट करेंगे 2 एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू सी, या 2 एक्स स्क्वायर वाई डैश C1 माइनस 1 वाई डैश की वैल्यू जाएगा C1 माइनस 1 अपान 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको डी वाई अपान डी एक्स लिखेंगे। C1 माना कांस्टेंट ना, C1 माइनस 1 अपान 2 एक्स स्क्वायर, या डी वाई इक्वल टू C1 माइनस 1 कॉन्स्टेंट बाई 2 इंटीग्रेट हमें सिर्फ करना है एक्स स्क्वायर डी एक्स का। ठीक है, इंटीग्रेट कर लेता हूँ। अरे अभी ना लिखा, अगली लाइन में लिखो इंटीग्रेट। ठीक है, इसका y हो जाएगा C1 माइनस 1 में कोई चेंजिंग नहीं, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान एक्स प्लस C2। यही हमारा हो गया आंसर 1 माइनस C1 अपान 2x प्लस C2। आई बात समझ में, या फिर माइनस रखे तो C2 माइनस में हम लिख सकते हैं। ठीक, कंप्लीट 1 माइनस C1 अपान 2 को भी एक कांस्टेंट मान सकते हैं, अगर आप मानना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा देखते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यहाँ पे टर्म दोनों मिल रहे हैं। यहाँ पे आपका गिवन है एफ इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई डैश 2y। ठीक है, साइन एक्स दिया है। ये इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास डेल एफ अपान डेल वाई मिलेगा। डेल अपान डेल वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस 2y साइन एक्स। अब ये टर्म जो हमारे पास है इसके लिए कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 2y माइनस का 2 साइन एक्स। ठीक, अब यहीं पे हम ये भी टर्म निकाल लें। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो दोनों को अलग अलग करके आप सॉल्व कर लिया करिए। तो यहाँ पार्शियली करना है तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिर्फ इसके लिए कांस्टेंट, तो यहाँ पे 2y डैश आ जाएगा। देन फ्रॉम एलर इक्वेशन क्या होता है अब, डेल एफ अपान डेल वाई डी अपान डी एक्स और डेल एफ अपान डेल वाई डैश की वैल्यू 0। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो डेल एफ अपान डेल वाई की वैल्यू हमारे पास आई है 2y माइनस का 2 साइन एक्स और माइनस डी अपान डी एक्स 2y डैश इक्वल टू 0। 2y 2 साइन एक्स माइनस 2y डबल डैश हो जाएगा ना एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर हम y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पार्शियल तो हो नहीं रहा है। 2 सब में है तो गायब हो गया, y डबल डैश हो गया y माइनस साइनस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म बन रहा है। ठीक है, अक्सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म के रूप में जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, और क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, तब जाके ये हमारे पास आंसर बनेगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता था, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 1 या डी की वैल्यू प्लस माइनस 1।
तो एक डी पे जितने भी हमारे पास डी की वैल्यू आती है उतने ही जो है सी एफ जो क्या नाम है यार, सी एफ हमारे पास टर्म जो है बढ़ता जाता है, अलग अलग रहता है, अलग अलग होता है, कॉम्प्लेक्स होता है तो कॉम्प्लेक्स की तरह अलग अलग कॉम्प्लेक्स के रूप में आता है। तो क्या हो जाएगा सी एफ इज इक्वल टू सी वन ई पावर 1x प्लस सी टू ई पावर माइनस 1x। ठीक है, देन अब इसका हम क्या निकालेंगे, पी आई निकालेंगे, और पी आई हमारे पास क्या हो जाएगा, पी आई इक्वल टू 1/d² माइनस 1 माइनस साइन यक्स। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हुआ करता था तो हम क्या करते थे कि नीचे वाले को हम डिफ्रेंशिएट कर लिया करते थे। ठीक है, नीचे वाले जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2d माइनस 2d माइनस का साइन एक्स, 1 का तो 0 हो गया ना, नीचे वाले का ही हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ऊपर वाला कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में दिया है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 1/2 साइन एक्स, पी आई मिल गया। तो वाई इक्वल टू होता है सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, सी एफ की वैल्यू हमारे पास हो गई सी वन ई पावर एक्स प्लस सी टू ई पावर एक्स प्लस पी आई की वैल्यू 1/2 साइन एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास y की जो वैल्यू आई, यही हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन हुआ, यही इसी का जो है फंक्शनल बना हुआ था हमारे पास। आई बात समझ में। चलिए लास्ट देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए लास्ट देखते हैं इसका 3 का। ठीक है, एफ की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास मिला है, हेयर एफ की वैल्यू 1 प्लस वाई का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, दैट इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, आल्सो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू हो जाएगी -2 1 प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन वाई डैश 3। ठीक है, हैंस द एलर इक्वेशन डी अपॉन डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू हम रखेंगे इसमें डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, एफ की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर प्लस का वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश कितना आया है माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस बना देगा प्लस, जो मैंने लिख दिया है पहले ही। ठीक है, 2 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश का क्यूब, एक कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0, या एक कैंसिल हो जाएगा ये आपका, और दोनों में सेम ही हो जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। और फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स 3 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0, इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी। ठीक है, ऑन वाई डैश नहीं वाई का स्क्वायर। ठीक है, या इसको अंडर रूट में हो जाएगा ना, या आप ये भी कर लेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी अंडर रूट में। ठीक है, या अंडर रूट 1 प्लस सी स्क्वायर, एक लाइन और बढ़ा ही लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट सी।
रूट को उधर लेके जाओ, एक को इधर लेके आओ, सेपरेटिंग वाई वैल्यू हमें चाहिए तो सेपरेट करना पड़ेगा, एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ। तो ये हो जाएगा डी वाई अपान अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपान रूट सी, या इसको हम लिख सकते हैं हाइपरबोलिक साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स अपान रूट सी प्लस C1। ठीक है, साइन को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो y इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन एंगल के साथ बनाएगा C1 x प्लस C2 वेयर 1 अपान रूट सी इक्वल टू C1। आई बात समझ में? आज की टॉपिक बस इतना ही, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद। थोड़ी तबीयत ख़राब होने के नाते बस यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट 4 कल देखते हैं।